Hello everyone, so very good morning to all of you and welcome back to our YouTube channel Let's Start Compete and this is आयुष शर्मा। और जैसा कि आपको पता है कि एसएससी ने जैसा बोला था उसके अकॉर्डिंग उसने 9 तारीख को उसने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया। थोड़ा सा शाम को लेट किया लेकिन उसने नोटिस निकाल दिया, अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया एसएससी सीएचएसएल को लेकर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई, खुशखबरी की बात है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग ख़राब भी है। और वो क्यों है, अगर आप लोगों को खबर लगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे मैं बताने वाला हूँ कि क्यों। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, मैं पूरा बताने वाला हूँ कि कितनी वैकेंसीज है, फॉर्म की डेट क्या क्या है, कब तक, और क्या क्या आपको फॉर्म फिल करते के समय क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या गलती करना नहीं है, उस चीज़ का पूरा ध्यान रखते हुए मैं आगे मैं पूरा आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर एसएससी ने कल अपना नोटिफिकेशन निकाला सीएचएसएल को लेकर। ठीक है, अभी सीजीएल के फॉर्म फिल कंप्लीट हो गए थे, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है ना, और उसने अब सीजीएल के बाद सीएचएसएल का निकाल दिया नोटिस। और इसमें देखिए भाई, सीएचएसएल की जो डेट आई है ना वो 9 तारीख, मतलब कल से आपकी, आज मैं 10 तारीख को ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 9 तारीख से ये फॉर्म फिल होना शुरू हो गए। मतलब कल इसका आया था नोटिस, अब आज से आप फिल करेंगे, है ना। और 9 से ये प्रोसेस शुरू हुई है और ये 8 तारीख तक चलेगा नेक्स्ट मंथ में। क्या बात समझ में आ रही है? 9 तारीख से इस मंथ से शुरू हुआ है, पूरा पूरा आपको 1 महीने का समय दिया गया है अप्रॉक्स। ठीक है, अब आप लास्ट डेट का वेट ना करें भाई, नहीं तो सीजीएल में जिस तरीके से आपने लास्ट डेट का वेट करके और फिर मुझे मैसेज करे थे ना कि सर हमारा फॉर्म फिल नहीं हो रहा, हमारा फिल कर दीजिए, तो ऐसा अब नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। तो आप ध्यान रखें भाई कि इसका स्टार्टिंग में 15 से 20 दिन के अंदर अंदर भर दें, लास्ट डेट का वेट ना करें। मैं बोलता हूँ लास्ट डेट से 1 हफ्ते पहले तक आपका फॉर्म फिल हो जाना चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, चलिए अब सबसे बड़ी बात यह है कि सीजीएल जो होता है ना, वो जो एग्जाम होता है वो कंडक्ट जो कराता है वो हमको ग्रेजुएशन बेस पर होता है, लेकिन ये जो सीएचएसएल एग्जाम आपका हो रहा है ना 12th बेस पर, 12th वाले भी इस एग्जाम को फॉर्म फिल कर सकते हैं, इस एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इधर देखिए, मैंने बोला कि इसकी जो डेट ऑफ सबमिशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 9 तारीख से स्टार्ट हो रही है इस मंथ के। ठीक है, और ये कब तक चलेगी? आपके नेक्स्ट मंथ तक चलने वाली है। ठीक है, उसके बाद देखें लास्ट डेट जो है ना इसकी ऑनलाइन पेमेंट की वो 10 तारीख है। क्या बात समझ में आ रही है? 10 जून इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, 10 जून है लास्ट डेट ऑनलाइन पेमेंट की, और यदि आप ऑफलाइन चालान से करते हैं ना तो इसका जो होगा वो 12 तारीख लास्ट डेट है। ठीक है, लेकिन आप लास्ट डेट का वेट ना करें। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में यदि आपको कोई करेक्शन करना हो ना भैया, तो वो 14 और 15 2 दिन ये ओपन रहेगा। आप कोई भी करेक्शन करना चाहें, जैसे मान लो सर कि आप ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट से अप्लाई कर दिए, बाद में आपको पता लगा कि ये तो होना नहीं, और ऐसा होता ही है, सीजीएल में हो रहा है। अब आज देखो सीजीएल की करेक्शन डेट है, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर हम करेक्ट करें या नहीं करें। भाई जो भी आपका सर्टिफिकेट कंफर्म होना, जो क्रूशियल डेट है उसके अकॉर्डिंग अगर आपका सर्टिफिकेट है तभी आप उसका फॉर्म फिल करें, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी सर्टिफिकेट लगाएं, नहीं तो आप यूआर से भरें, वो बेस्ट रहेगा। क्योंकि यदि आप ईडब्ल्यूएस से भरते हैं और बाद में अगर रिजेक्ट हो जाते हैं तो वो ज़्यादा बुरा लगेगा। इससे अच्छा थोड़ा सा मेहनत करके आप यूआर से फाइट कर जाएं। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए देखें, अब आगे चलते हैं। शेड्यूल जो है वो एग्जाम का वो अगस्त बता रहा है, मतलब अभी जो चल रहा है, अभी क्या चल रहा है भाई, अभी क्या चल रहा है भाई, मई चल रहा है, मई है अभी आपके पास, पूरा मई है, जून है, जुलाई है, और अगस्त में पेपर होने का बोल रहा है। मतलब 3 महीने तो 100% आपके पास हैं। इसका जो प्री एग्जाम लेगा वो अगस्त में लेगा, और इसका जो मेंस का एग्जाम होगा ना उसको नोटिफाई करेगा, अभी तक उसके बारे में बताया नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? सीएचएसएल की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए अगला देखें, नेक्स्ट। अब इसमें पोस्ट के बारे में देख लेते हैं कि सर पोस्ट कौन कौन सी है, पोस्ट इसमें कौन कौन सी आ रही है, ध्यान से देखें। इसमें यदि पोस्ट देखें ना आप, तो लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसको हम जूनियर सेक्रेटरिस्ट असिस्टेंट भी बोल सकते हैं, जेएसए भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो पे लेवल है इसका, ये लेवल 2 की जॉब है, जिसमें सैलरी का सबसे ज़्यादा आपको इशू आता है। सैलरी इसमें जो रहेगी उसकी लिमिट 19,900 से लेकर 63,200 तक रहेगी। ठीक है, इस पोस्ट की बात कर रहा हूं मैं, एलडीसी की, लोअर डिवीजन क्लर्क की बात कर रहा हूं। ठीक है, और इसको हम जेएसए के नाम से भी जानते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई सभी को? चलिए देखते हैं अब आगे। दूसरी पोस्ट है सर डेटा एंट्री ऑपरेटर की, डीओ की, जिसका पे लेवल 4 है। लेवल 4 की जॉब है जिसमें 25,500 से लेकर 81,100 तक का है। ठीक है, और लेवल 5 का है जिसकी 29,200 से लेकर 92,300 तक की है। समझ में आ रही बात? और इसमें एक और पोस्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर की ग्रेड ए, जिसका पे स्केल है 25,500 से 81,100 तक का। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसके लिए कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन है ग्रेड ए वाले के लिए, वो मैं बताने वाला हूँ। देखें वैकेंसीज कितनी आई, सबसे इंपॉर्टेंट भाई, सबसे इंपॉर्टेंट, और इसी ने हिलाकर रख दिया। मुझे तो बुरा लगा है, बाकी टीचर्स में देख रहा हूँ कि सब बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, हमको तो 1 सीट चाहिए। ये बात सही है कि हमको 1 सीट चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये बुरा लग रहा है। सभी को ये उम्मीद थी कि एसएससी, अभी जैसे आपने देखा सीजीएल का फॉर्म भराए थे लास्ट ईयर वाला, 30,000 प्लस 35,000 प्लस वैकेंसीज थी। ठीक है, अब इस बार जो हुआ उसमें 6,000 के समथिंग आई है।
हमको ऐसा लग रहा था कि CHSL में कम से कम 5 से 6 हज़ार वैकेंसीज तो आना था, हमको ये उम्मीद थी, लेकिन आपकी उम्मीद पर पानी फिर चुका है। 1600 वैकेंसीज आई हैं, सिर्फ 1600 वैकेंसीज हैं। हाँ, वो बात अलग है कि ये अप्रॉक्स टेंटेटिव आई है, आगे ये बढ़ भी सकती है, लेकिन 1600 है भाई, 16,000 तो हो नहीं जाएगी इससे, है ना। 1600 वैकेंसीज है तो कुछ बढ़ेगी, लेकिन भाई ये बात है, ये बिल्कुल बात सही है कि हमको एक पोस्ट चाहिए होती है ना। तो यहाँ पर आपका कंपटीशन तो पहले से ही टफ होता है। यदि मैं CHSL की बात करूं तो इसमें कंपटीशन CGL के कंपेयर में थोड़ा सा टफ होता है। क्यों टफ होता है? क्योंकि CGL जो एग्जामिनेशन होता है ना, वो ग्रेजुएट लेवल का होता है, उसमें ग्रेजुएशन वाले अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर CHSL में ना ये 12th बेस एग्जाम है, तो यहाँ पर फाइट ज़्यादा लोगों के बीच में होगी, है ना। मतलब एक ग्रेजुएशन वाला भी इसको देता है और एक 12th पास करने वाला, जिसकी 12th पास होने वाली इस साल होने वाली है, वो भी इस एग्जाम को देता है। क्या बात क्लियर हो रही है ना। तो सर यहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन टफ रहने वाला है, मेहनत करना है, लेकिन अगर आप 3 महीने मेहनत करेंगे ना भाई, तो गारंटी है कि ये एग्जाम आप निकाल लेंगे। इतना टफ नहीं आता है, बढ़िया एग्जाम होता है, और इसका भी जो लेवल है ना, वो बढ़िया बिल्कुल CGL जैसा हो गया है। प्री मेंस बिल्कुल CGL जैसा पैटर्न कर दिया, कोई खास चेंज है नहीं इसमें। बस चेंज जो आया था वो वैकेंसी में आया था कि सर कम वैकेंसी आई है 1600। परेशान होने की जरूरत नहीं है, कम वैकेंसी तो है, लेकिन हमको तो एक पोस्ट के लिए लड़ना है, ये बात बिल्कुल सही है भाई, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, इस बात को आप ध्यान रखें अब, क्योंकि 1600 वैकेंसीज है, फॉर्म तो उतने ही भराने वाले हैं और ज़्यादा ही भराने वाले हैं। तो हमको हमारा कंपटीशन को देखते हुए हमको हमारी मेहनत बढ़ाना पड़ेगा। आप मेहनत बढ़ा देंगे ना तो कवर कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमको एक पोस्ट चाहिए और वो मिल जाएगी आपको। समझ में आ गई इतनी बात? चलिए अब आगे देखते हैं। ये मैंने बता दिया कि 1600 वैकेंसीज हैं। रिजर्वेशन का तो आपको पता ही है, रिजर्वेशन का क्या सिस्टम होता है यहाँ पर, है ना। तो ST SC EWS सर्टिफिकेट जो भी आपके पास हो भाई, देखकर इसको फिल करें, ठीक है, देखकर फिल करें। यदि आपके पास अभी क्रूशियल डेट से पहले का हो तभी फिल करें, अप्लाई करें, नहीं तो UR से करते हैं भाई, है ना। यदि आप EWS वाले हैं, OBC वाले हैं, आपके सर्टिफिकेट्स नहीं है रेडी ना, कुछ मिस्टेक है, तो उसको आप जो है UR से फिल करें, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। चलिए देखें, नेशनलिटी भाई ये तो सबको पता है कि आप पाकिस्तान से नहीं होना चाहिए, मतलब ये है कि आपका इंडिया के सिटीजन होना चाहिए, और ज़्यादातर लोग मुझे लगता है 99% इंडिया के ही देख रहे हैं मेरी वीडियो को, ठीक है। तो इंडिया के होना चाहिए, ये तो सभी के पास होता ही है। आगे देखें, ये डेट ऑफ बर्थ का इशू सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको डेट वगैरह सब बता दिए। जब भी हम फॉर्म फिल करते हैं ना, मेरे पास देखिए लास्ट वीडियोस में मैंने डाले थे, मेरे पास मेल्स वगैरह और मैसेज आ रहे हैं कि सर डेट ऑफ बर्थ हमने ना कॉलेज की ID कार्ड को देखकर लगा दिया था, उससे मतलब नहीं है भाई। जो आपकी आधार कार्ड में और जो आपका 10th की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो आपको फिल करना है, जो लिखी है वही फिल करना है यार, है ना। फालतू की सिली मिस्टेक्स ना करें, फिर बाद में आप मैसेज करते हैं कि सर हम इसमें क्या करें, हमारी ये मिस्टेक हुई, बाहर हो जाएंगे आप। डेट ऑफ बर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी, जो ग्रेजुएशन में है, सभी में सेम ही होती है वैसे तो, लेकिन आपको जो ध्यान रखना है स्पेशली वो 10th क्लास का ध्यान रखना कि 10th क्लास में जो है वो जो आधार कार्ड में वही सेम होना चाहिए, ठीक है। यदि 10th क्लास में जो है तो भाई आधार कार्ड को चेंज करा के उतनी करवा लो डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। जहां पर भी चेंज है वो सबको करा लो चेंज, फिर फॉर्म फिल करना, ठीक है। चलिए देखें, अगला देखें, और ये जो एग्जाम होता है ना भाई, ये ग्रुप C ग्रुप D पोस्ट के लिए कराता है वैसे तो, ठीक है। अगला देखें, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये ध्यान से देखना भाई, जो जरूरी क्वालिफिकेशन है उसको ध्यान से देखना। यहां पर देख रहे हैं आप कि डेटा एंट्री ऑपरेटर DO की जो पोस्ट है ग्रेड A वाली, है ना, उसमें क्या होगा ना, आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें बोला गया कि कैंडिडेट मस्ट है पास्ड 12th स्टैंडर्ड या फिर इक्विवेलेंट, ये तो होना चाहिए। लेकिन यदि आप ये वाला ग्रेड A वाला दे रहे हैं तो इसके लिए आपका 12th में साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम होना चाहिए विथ मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट, और एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन आप दूसरी पोस्ट ये LDC वाली भर रहे हैं ना, तो इसके लिए नॉर्मली आपके पास 12th क्लास होना चाहिए, वो किसी भी स्ट्रीम से हो वो मैटर नहीं करता, 12th क्लास होना चाहिए। कितनी बात समझ में आ गई? अब बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि सर यदि हमारी 12th चल रही है तो वो क्या करेंगे, या वो 12th में अपियर हुए तो क्या वो फिल कर सकते हैं फॉर्म को? बिल्कुल कर सकते हैं। इसकी बात ये ध्यान रखना कि आप अप्लाई कर सकते हैं, पर आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है ना वो ऑन और बिफोर मतलब या तो इस डेट तक हो जाना चाहिए या इससे पहले का होना चाहिए, उस डेट से बाद का नहीं होना चाहिए। क्या? 1/8/2023, 1/8/2023 तक आपकी 12th का रिजल्ट आ जाना चाहिए, वैसे आ ही जाता है सभी का, है ना। तो 1/8/2023 तक यदि उस डेट को भी आपका रिजल्ट आ गया ना, तब भी आप अप्लाई करते हैं भाई। लेकिन उससे पहले का होगा तब भी अप्लाई करते हैं, लेकिन 1/8/2023 के बाद मान लो रात में 1 बजे भी आया ना, तो 2 तारीख लग गई तो आप अप्लाई ना करें, आप रिजेक्ट हो जाएंगे बाद में। क्या इतनी बात समझ में आ गई? मतलब 12th जिसकी रनिंग चल रही है, जिसकी हो गई, जो एग्जाम देकर फ्री हो गया है 12th के, या जिसके चल भी रहे हो ना कोई बोर्ड में, तो सर 1/8 तक उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, आप फिल कर दें फॉर्म को। समझ में आ गई इतनी बात? चलिए अगला देखें। नेक्स्ट क्या है भाई? एप्लीकेंट फीस, इसकी सभी को पता है कि 100 रुपये होती है, ज़्यादा महंगा नहीं होता CGL का,
100 रुपये इसकी फीस होती है। बाकी कैंडिडेट जो होते हैं ना वुमेन्स के लिए ये फ्री है ना, कोई फीस नहीं लगती, एसटी एससी के लिए नहीं लगती है, तो उनकी जो फीस है वो एग्जेम्प्टेड है, ठीक है, मतलब उनको फीस जमा करने की जरूरत नहीं है, वो फॉर्म फिल करेंगे, डॉक्यूमेंट्स में उनके फोटो सिग्नेचर अपलोड होंगे और उसके बाद उनका जो फीस होगा ना वो एग्जेम्प्टेड लिखा आएगा ऑलरेडी, मतलब आपको पे नहीं करना है, ठीक है, फीस नहीं है इसमें आपकी। चलिए और देखते हैं और क्या दिया है इसमें। ऑनलाइन जो फीस है वो 10/6 तक हो जाना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई ज़रूरी बात नहीं थी। और कुछ दिया है क्या, फीस शैल बी रिफंडेड, ठीक है। चलो अगला देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोला है, विंडो ऑफ एप्लीकेशन करेक्शन। देखो भाई मैंने अभी आपको बताया था शुरुआत में कि आप कुछ गलती कर देते हैं ना, तो उसकी जो करेक्शन विंडो है ना वो 2 दिन ओपन रहेगी यहाँ पर, 14 और 15 तारीख को। तो आप कुछ करेक्ट करना चाहते हैं तो 14 और 15 तारीख को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट मंथ की। अब यहाँ पर आ जाते हैं थोड़ा सा सिलेबस पर। मैंने बोला ना कि सिलेबस आपका सीजीएल का जो है वही सेम सिलेबस इसका भी कर दिया है, पहले जो चेंजेस आए थे उसके बाद अब कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। देखें इसमें भी टीयर 1 होगा आपका, टीयर 1 में आपके वही 4 सब्जेक्ट्स आएंगे। कौन कौन से सर, इंग्लिश आएगा जिसमें बेसिक इंग्लिश पूछी जाएगी, जीआई मतलब रीजनिंग बोल सकते हैं, जनरल इंटेलिजेंस, और फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स आएगी। बेसिक बोलता जरूर है भाई, पूरा वही सिलेबस है जो सीजीएल का है ना, बेसिक बोलने पर नहीं जाए इसके। और जनरल अवेयरनेस, इन सभी के 25-25 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन इसका 2-2 नंबर का होता है और उसके अकॉर्डिंग 50-50 नंबर के चारों सब्जेक्ट होते हैं, है ना। तो आपका 200 नंबर का ये पेपर होगा, 60 मिनट का आपको समय मिलेगा, लेकिन वो फिजिकली हैंडीकैप के लिए 80 मिनट का समय है, ठीक है, लेकिन आपको उसका सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है। इतनी बात समझ में आ गई। अगला देखें, अब उसके बाद मैं बात करता हूं टीयर 2 के बारे में। टीयर 2 के बारे में देखते हैं सर, टीयर 2 में क्या होने वाला है कि आपके पास जो सेशन मैंने पहले बताया था ना उस तरीके का ही होने वाला है। देखिए इसमें पहले तो आपका रीजनिंग और मैथ्स, जो रीजनिंग और मैथ्स रहेगा ना, जैसा अपना सीजीएल में होता है रीजनिंग और मैथमेटिक्स, ये एक सेक्शन में 30-30 क्वेश्चन इसके आएंगे, और हर एक क्वेश्चन यहाँ पर कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा। मेंस में हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, और वहां पर 180 नंबर का आपका ये सेक्शन बन जाएगा, 1 घंटे का समय इसमें मिलेगा। दूसरा इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के लिए भी आपको देखिए 40 क्वेश्चन इसमें है और 20 क्वेश्चन इसमें, टोटल 60 क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, 180 नंबर का ये भी बन जाएगा। क्या बात समझ में आ गई। उसके बाद आगे चलते हैं, सेक्शन 3 देखिए, इसमें क्या है, कंप्यूटर होगा, मैंने अभी आपको बताया था ना कंप्यूटर आएगा, क्योंकि प्री जैसे ही होगा उसके जैसे ही हो गया अपना एसएससी सीजीएल जैसा। इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। सीजीएल में हमने देखा था तो 15 नहीं थे, 20 क्वेश्चन से, यहाँ 15 क्वेश्चन आएंगे और ये 45 नंबर का रहेगा। भाई अब एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना, सीजी इसका जो सीएचएसएल का जो प्री होने वाला है ना वो क्वालिफाइंग नेचर का, ये सभी को पता है ना। क्वालिफाइंग का ये मतलब नहीं है कि सर हम बाउंड्री पर आ जाएं, है ना, वो उसके अकॉर्डिंग एसएससी जब आंसर की रिलीज करती है तो वो नंबर बताता है कि यूआर के लिए इतने नंबर होना चाहिए, है ना, तो उस लिमिट में आपको आना चाहिए। प्री को ये सोचकर बिल्कुल भी ना दे कि हमको तो नॉर्मल पास होना है, भाई अच्छी मेहनत करें, आपके 200 में से 150 प्लस होंगे तो अच्छी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी ना सोचे कि हमको तो बाउंड्री पर फिकाना है, 33 नंबर जैसे बचपन में लाते हैं, 100 में से 33 नंबर, मतलब इसमें 200 का पेपर तो 66 में पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसमें भी अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें, अपना 100% है, इस बात को बिल्कुल ध्यान से निकाल दें कि हमको इसमें सिर्फ निकालना है। अच्छा ऐसा क्यों है, देखो अगर ऐसा होता कि सर प्री में जो सब्जेक्ट हैं वो मेंस में नहीं आते तो हम मेहनत नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं, सर हमको सिर्फ क्वालिफाई करना है, लेकिन यहाँ पर जो प्री में आ रहा है वही तो मेंस में आने वाला है ना आपका, तो सर इस पर पूरा अपना 100% लगाए ना। अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि आपको खराब पोस्ट मिलेगी, अच्छा है कि सर आप और पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, है ना। देखिए सीजीएल में भी ऐसा ही हुआ था कि आपके अच्छे नंबर नहीं थे, फिर आप वो पोस्ट के लिए नहीं अप्लाई कर पा रहे थे। एओ की बात कर लें, जेएसओ की बात कर लें, इनके लिए, ठीक है। देखें तो आप इस बात का ध्यान रखें। और कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं, क्वालिफाइंग जरूर है प्री, लेकिन मेंस की यदि मैं बात करूं तो आपका पूरा जो भी डिसाइड होगा ना वो मेंस से होने वाला है, ठीक है। अब मेंस से होने वाला है तो मेंस में जो पूरे मार्क्स हैं उसमें ये जो कंप्यूटर है ना इसके बारे में क्वालिफाइंग बोला गया है। कंप्यूटर क्वालिफाइंग होने का मतलब ये ना समझें भाई, सीजीएल 21 का जो अभी 22 का जो एग्जाम हुआ है ना, कितने ही बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 390 में से 320 तक भी नंबर लाए, 350 तक भी नंबर लाए, लेकिन कंप्यूटर में उनने खराब कर दिया, कंप्यूटर उनका बिगड़ गया। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपसे कि कंप्यूटर को क्वालिफाइंग ना समझें, कंप्यूटर में मेहनत करके यदि 45 नंबर का है ना तो भाई पूरा 45 का टारगेट करें, तब जाकर 40 तो आएंगे ही, 40 लाना ही है, 40 के समथिंग नंबर लाना ही है आपको। समझ में आ गई बात। कंप्यूटर को भी आप टारगेट करके चलें कि इसको भी अच्छे से समय देना है और इसमें भी अच्छे नंबर लाना है, क्योंकि अच्छा पूछा था कंप्यूटर में और बहुत सारे बच्चे सिर्फ कंप्यूटर की वजह से ही रिजेक्ट हो गए हैं। क्या बात समझ में आ गई है। कंप्यूटर का हमको ध्यान रखना है। अच्छा नेगेटिव मार्किंग की यदि मैं बात कर लूँ ना, प्री में नेगेटिव मार्किंग हर क्वेश्चन 2 नंबर का हो रहा था, 0.50 मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग है गलत क्वेश्चन पर, और इसमें जो है ना 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 3 नंबर आपको मिलेंगे सही क्वेश्चन पर और 1 नंबर आपका कटेगा गलत नंबर पर, ठीक है। गलत क्वेश्चन अगर करते हैं तो उसमें आपका 1 नंबर कटने वाला है। इतना समझ में आ गया तिवारी जी।
ठीक है। अच्छा, इसमें टाइपिंग टेस्ट होने वाला है ना, तो टाइपिंग आपका 15 मिनट का होगा, स्किल टेस्ट, ठीक है। 2 सेक्शन होगा इसका, ठीक है। तो ये जो स्किल टेस्ट होने वाला है आपका, ये पोस्ट के लिए दिया हुआ है, 15-15 मिनट का ये होगा, आप देख लें, ठीक है। उसके बाद अब आगे चलते हैं। तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है, यदि आपको समय मिलते चले ना तो अभी से ही टाइपिंग में कमांड बनाए। CHSL में अच्छी टाइपिंग होती है, ठीक है। फिजिकल वगैरह कुछ नहीं होता है। अब ये सिलेबस है, देखो इंग्लिश का सिलेबस मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। इंग्लिश में क्या क्या सिलेबस है। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको एरर के क्वेश्चंस आएंगे, एरर के जैसे नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, आप देखते हैं, है ना, एरर लगाना होता है। एरर के क्वेश्चंस आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, साइनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग डिटेंशन, मिस स्पेल्ड वर्ड, इडियम एंड फ्रेजेस ये आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस आएगा, एक्टिव पैसिव वॉइस आएगा, ठीक है। ये पूरा सिलेबस, इनडायरेक्ट डायरेक्ट नरेशन आएगा, ये पूरा जो सिलेबस है ना, ये हमारा वही है जो CGL का है, ठीक है। उसके बाद ये पैसेज आएंगे, ठीक है, क्लोज पैसेज आएगा, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएगा। इंग्लिश में भाई सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको वोकैब्स पर कमांड बनाकर चलना है, प्री मेंस दोनों में ही आना है ना। तो वोकैब को आज से ही स्टार्ट कर दे भाई, डेली 1-1, 2-2 घंटे का समय दे और एक टारगेट बनाकर चले कि सर आज मेरे को 50 वर्ड्स इसके याद करना है, ईडीएम फ्रेजेस, इस तरीके से पूरा डिवाइड करके, और ये आज से तैयार करें। क्योंकि ईडीएम और फ्रेजेस ऐसा होता है, आप एरर तो कुछ समय पहले भी कर सकते हैं प्रैक्टिस से, है ना। जैसे मान लो एक्टिव पैसिव आपने नहीं पढ़ा, तो एग्जाम के अगर आप 1 हफ्ते पहले भी पढ़ के जाएंगे ना, तो एक्टिव पैसिव परफॉर्म करके आ जाएंगे आप। लेकिन यदि आपकी ईडीएम फ्रेजेस या वोकैब्स पर कमांड नहीं है ना, ये तुरंत तैयार नहीं होता है। तो अभी आपके पास 3 महीने का समय, 90 दिन बोल सकता हूं, इससे ज्यादा ही समय है, 90 दिन तो कम से कम है ही आपके पास, है ना। तो इसमें जी तोड़ मेहनत कर लें CGL CHSL के लिए। और CGL भी आने वाला है आपका नेक्स्ट मंथ में, है ना, 1.5-2 महीने बाद CGL भी आने वाला है, तो उसमें भी इसकी जो वोकैब्स है वो काम आ जाएगी आपके, है ना। देखें उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस में रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग का सिलेबस भी ये दिया हुआ है, पूरे टॉपिक्स दिए हुए हैं जो जो आने वाले हैं आपके, है ना, जो जो है वो पूरे लिखे हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। और आगे मैं चलता हूँ मैथ्स पर, मैथ्स पर आ जाइए। मैथ्स का सिलेबस देखें भाई, मैथ्स में जो सिलेबस है तिवारी जी, नंबर सिस्टम आने वाला है आपका, ठीक है। नंबर सिस्टम जो सिलेबस अपना था वही। उसके बाद फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन। अब इसमें क्या क्या आ जाता है, आपके जो अरिथमेटिक के चैप्टर्स है ना, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, स्क्वायर रूट, ये सब, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब आ जाएगा। पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड लिगेशन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, वर्क, ये सब आ जाएगा। ट्रेन वगैरह सब इसमें कवर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एलजेब्रा आएगा आपका भाई, एडवांस ज्यादा आएगा तो थोड़ा सा एडवांस पर फोकस करना अभी से शुरू कर दें, है ना, जरूरी है एडवांस। उसके बाद ज्योमेट्री आएगा, ठीक है। ज्योमेट्री में ये लिखा हुआ पूरा सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन, मेंसुरेशन आएगा, ट्रिग्नोमेट्री आएगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? ये आपका बेसिक सा सिलेबस है, एक बार नोटिफिकेशन में जाकर और देख लेना। और देखने की जरूरत नहीं है, जो CGL का था वही आपको तैयार करना है, ठीक है, यदि आप प्रिपरेशन पहले से कर रहे हैं तो। उसके बाद ये तो वही सिलेबस ही है आपका। और कुछ, हाँ हाँ हाँ, एक चीज़ देख लो यहाँ पर, एक चीज़ देख लो, ये स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। भैया ये चैप्टर CGL में पढ़े थे, है ना, तो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी ये 2 चैप्टर्स हैं। इसके एक क्वेश्चन तो 100% आ ही रहा है मेंस में भाई, कम से कम एक क्वेश्चन तो दोनों का आएगा ही, 2-2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, है ना। तो इसको भी नहीं छोड़ना है अपने को, इसको भी तैयार कर लेना। ईजी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ आते नहीं है, ठीक है। और देखें रीजनिंग के बारे में, ये रीजनिंग का सिलेबस भी लिखा हुआ है डिटेल में, आप ये देख लें। और कुछ जरूरी चीज़ लग रही है क्या, ये कंप्यूटर का सिलेबस देखें, कंप्यूटर का सिलेबस, ये स्क्रीनशॉट ले लें अगर किसी को लेना है तो। कंप्यूटर का सिलेबस क्या है देखो ये है। पहले तो बेसिक चीज़ें आएगी कंप्यूटर के बारे में, है ना। CPU, ये प्रीवियस ईयर तैयार कर लें भाई, कंप्यूटर के पहले प्रीवियस ईयर कर लें एक बार, थोड़ा सा बेसिक पढ़ के प्रीवियस ईयर कर लें। ये की शॉर्टकट्स आएंगे, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ठीक है। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछेगा आपसे, बेसिक पूछेगा माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। उसके बाद वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स, है ना, वेब ब्राउजिंग से रिलेटेड आएगा। इसमें वायरस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए थे, आपने देखा होगा, यदि CGL आपने दिया हो तो, नहीं दिया हो तो पेपर उठाकर देखना। CGL का जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें वायरस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे थे, तो वायरस से रिलेटेड भी आ सकता है। नेटवर्क और साइबर सिक्योरिटी, ये वही है वायरस से रिलेटेड, है ना, वायरस वगैरह की कौन कौन से होते हैं, है ना, सॉफ्टवेयर वगैरह जो हमको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, हमको नहीं, कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करते हैं, आगे हमको नहीं करना है। अब एक चीज़ देख लो भाई, इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए ना, वो इनसे मैच करना आप, या तो आपके आधार कार्ड से मैच करना, या वोटर ID से करना, या ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से किसी एक से भी मैच कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई बात? और आपकी 10th की मार्कशीट में भी यही होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद क्या बचा है, ये देखो Tier 1 का जो क्वालिफाइंग सेक्शन है उसके लिए UR के लिए 30% है, कम से कम 30% होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद OBC EWS के लिए 25% और 20% अदर कैटेगरीज के लिए। आप जैसे कंप्यूटर का देते हैं तो उसके लिए ये भी परसेंटेज है, लेकिन भाई पोस्ट वाइज ये डिसाइड होता है, पोस्ट वाइज ये कम ज़्यादा होते रहता है ना, तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान ना दें। मैंने आपसे ये क्या बोला है कि आपको बस कंप्यूटर में पूरा अपना 100% देना है, 100% परफॉर्म करना है। अब ये आपकी पिक्स नहीं है भाई, अब यहाँ पर जब फॉर्म भरे ना तो 2 चीज़ का ध्यान रखें, इसी के कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है, फोटो और सिग्नेचर। फोटो और सिग्नेचर का आपको ध्यान रखना है
कि फोटो सर ब्लर वगैरह नहीं आए, ऐसे केप पहनकर आप स्टाइल में खड़े ना हो जाए, ये बैकग्राउंड वगैरह का ध्यान रखें, ये एग्जैक्ट फोटोग्राफ है ना। नीचे डेट लिखी हो नहीं लिखी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब से फॉर्म फिल हो रहा है, जैसे फॉर्म की डेट अपन आज बता दी मैंने 9 तारीख है, तो उससे 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होना चाहिए, 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होना चाहिए, 3 मंथ चल जाएगी। क्या बात समझ में आ गई? रीसेंट फोटोग्राफ, और अभी आपने सीजीएल का फॉर्म भरा होगा तो उसकी फोटो होगी तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ब्लर बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे केप पहनकर आपको ऐसा अपनी फैशन नहीं दिखाना है, कोई मतलब नहीं है ऐसे करने से, है ना। ये आप फेसबुक पर डाल सकते हैं, ये इस तरीके से ब्लर नहीं आए, ये देख लें स्पेक्टिकल्स पहनकर। अच्छा, जिनको चश्मा लगा है वो भी चश्मा नहीं लगा सकते हैं, है ना। बोले कि सर हमको तो लगाया है, डॉक्टर ने बताया था, हम वहाँ पर क्या डॉक्टर का वो पर्चा दिखाओगे कि देखो हमको लगा हुआ है, मेडिकल लगाओगे वहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको चश्मा लगा भी है ना तब भी आपको चश्मा निकाल देना, ठीक है। काला चश्मा कुछ नहीं लगा के रखना है, ठीक है। ये छोटी फोटो इस तरीके से ऐसे साइड में पोज नहीं देना है आपको, सीधे देखना सामने, देखो ये चश्मा लगा के भाई खड़े हैं, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा आपका। बाद में फिर मत बोलना सर फॉर्म हमारा फिल कर दो। ये देखो लैंग्वेज का और ध्यान रखना आपको कि सर लैंग्वेज आप कौन सी फिल कर रहे हैं। 15 लैंग्वेज में ये एग्जाम हो रहा है आपका, 15 लैंग्वेज है इसमें, है ना। तो आपकी जो भी लैंग्वेज है उसको ध्यान से सिलेक्ट करें, क्योंकि बाद में ये चेंज फिर होगी नहीं। एक बार अगर आपने फिल कर दिया तो आप ऐसा नहीं कि भाई टीयर 1 के बाद आप चेंज करेंगे, ठीक है। तो आपको लैंग्वेज का ध्यान रखना है। और लास्ट में फोटो और सिग्नेचर का फिर से बता देता हूँ, केबी का उनका ध्यान रखना है कि फोटो के बारे में बोला है कि 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए, वो फोटो का आप ध्यान रखें। सिग्नेचर 10 से 20 केबी के बीच में होना चाहिए, और उनका रिजोल्यूशन का ध्यान रखें। रिजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि सर जैसे अगर आपकी फोटो है ना, तो फोटो के बारे में बोला है कि 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। सर 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि इस रेशियो में होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि इतना ही लो। इसका रेशियो क्या बन रहा है, यदि मैं रेशियो लूँ तो सर 7 और 9 बन रहा है ना, तो 7 और 9 के रेशियो में होना चाहिए। ये रेशियो मेंटेन रखना, आप 3.5 4.5 है, बस ये रेशियो मेंटेन रखना, कुछ भी हो जाए, है ना। और मैंने एक ऐप भी बता दिया भाई, यहाँ से मुझे कुछ नहीं मिला है, बस आपकी मदद कर रहा हूँ कि फोटोशॉप एक ऐप है। यदि आप खुद फॉर्म भर रहे हैं ना, तो फोटोशॉप ऐप है, उससे जाकर आप पूरी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उससे जाकर अपनी फोटो सिग्नेचर एडिट कर लें और वहाँ से फॉर्म को फिल कर दें, ठीक है। और लास्ट डेट का वेट ना करें, लास्ट डेट से थोड़ा सा पहले भर दें, 1 हफ्ते तो पहले भर ही दें, बिल्कुल वेट ना करें, क्योंकि इसका सर्वर बहुत ज़्यादा तेज है एसएससी का, आपको पता ही है। लास्ट डेट में और तेज़ी से काम करता है, और आपका फॉर्म लेगा ही नहीं वो, है ना। तो बाद में फिर लास्ट डेट में मत बोलना कि सर हमारा फॉर्म फिल कर दीजिए, है ना, रात में 2 बजे उठना पड़ रहा है अलार्म भरकर, ठीक है। तो आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी भाई, है ना। 3 महीने का समय है, जी तोड़ मेहनत कर लीजिए, है ना, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। पोस्ट बहुत कम है, मैं बोल रहा हूँ, उसके लिए बहुत दुखी हूँ मैं भी कि सर 1600 पोस्ट है, क्या होता है 1600 पोस्ट में, ठीक है। लेकिन वही बात है भाई, आपको सांत्वना देने के लिए, है ना, समझाने के लिए मैं ये बोल सकता हूँ बेटा अपने को तो एक ही चाहिए ना। ये बात सही भी है कि हमको एक पोस्ट चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होता है व्यक्ति। मैं प्रिपरेशन करता था तो मुझे ये फील कर सकता हूँ मैं कि सर 1600 पोस्ट है, हम उम्मीद कर रहे थे 5-6 हज़ार पोस्ट का, लेकिन सिर्फ 1600 पोस्ट आई है, तो बुरा लगता है भाई। पर दिल छोटा ना करें, सही सही बात है, 1600 में से एक पोस्ट चाहिए ना, तो अपने आप को समझाएं और पढ़ाई पे फोकस करें, है ना। पढ़ाई पे फोकस करें, अपना 100% दें, अपना सिलेक्शन होगा। हमारी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई खुद से है, हमारी लड़ाई खुद से। हमको सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड करना है और अपनी तैयारी पे फोकस करना है, ठीक है। अभी मान लो इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, है ना। तो अपने को तो अपना हमारा 100% देकर हमको इस टाइम को ही टारगेट करना है, और सिलेक्शन होता है भाई, होगा आपका भी सिलेक्शन, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी, है ना। और पढ़ाई में लग जाइए बेटा, बार बार ये वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा। फॉर्म वगैरह भरें और अपनी पढ़ाई में लग जाएं, फालतू वीडियोस देखने से अच्छा है कि पढ़ाई करें, है ना। बार बार ये अब स्ट्रेटेजी वगैरह नहीं देखना, एक बार बता दी है आपको स्ट्रेटेजी मैंने, एक बार देखें, अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनाएं। सबकी पर्सनल होती है भाई रूटीन, है ना। मेरे अकॉर्डिंग मैं सुबह उठकर पढ़ना पसंद करता हूँ, आपके अकॉर्डिंग आप रात में पढ़ना पसंद करते होंगे। आपको 10 बजे के बाद नींद आ जाती होगी, मैं हो सकता है कि मैं रात में पढ़ता हूँ, नाइट आउल हूँ, मैं रात में पढ़ सकता हूँ। तो सबका अपने अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो किसी के अकॉर्डिंग नहीं। देखें कि भाई ये किस तरीके से पढ़ते थे, वो देख लें, और अपने अकॉर्डिंग टाइम रूटीन बनाएं कि हमको कब बेटर लगता है, हमारी बॉडी किस टाइम अच्छे से परफॉर्म कर रही है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।